गरीबी में आटा गीला, अब छिनेगा निवाला। कर्ज की मियाद खत्म, अब नहीं बचा है वक्त। यूए का तगादा, पाक पर कर्ज जद। बन रहे थे चौधरी, दोस्ती अब महंगी पड़ी। कर्ज, करप्शन, आतंकी कनेक्शन। दर्शकों, आज सवाल सिर्फ पाकिस्तान के कर्ज का नहीं है, सवाल है नीयत का, सिस्टम का और उस खेल का जो दुनिया के सामने छुपाकर खेला जा रहा है। एक तरफ कंगाल होता पाकिस्तान, दूसरी तरफ अरबों डॉलर का कर्ज और तीसरी तरफ आतंकी छाया। आखिर ये कैसा देश है जो आईएमएफ से भीख मांगता है, यूनाइटेड अरब अमीरात से कर्ज लेता है, चीन से उधार पर चलता है, लेकिन उसी वक्त उस पर आतंकी फंडिंग के आरोप भी लगते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएई ने कहा है कि पैसा वापस करो और पाकिस्तान को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या भरोसा खत्म हो गया है? क्या दुनिया पाकिस्तान को रिस्क मानने लगी है? सवाल यह भी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद भी पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा जा रहा है। महंगाई आसमान पर, पेट्रोल, आटा, बिजली सब आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो क्या यह साफ तस्वीर है? एक तरफ कर्ज का बोझ, महंगाई की मार और आतंकी फौज तैयार करने के पुख्ता सबूत। क्या पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक संकट में है या यह कर्ज, आतंक और अविश्वास की ट्रिपल क्राइसिस है? क्या ईरान से करीबी पाने के मामले में पाकिस्तान की गल्फ से दूरी बढ़ जाएगी? क्या यूएई के बाद अब सऊदी और चीन पाक से अपना कर्ज वापस मांगने वाले हैं? एक्सपर्ट्स की राय क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। पश्चिमी एशिया के तनाव और संकट से दुनिया के सभी देश एक आर्थिक सदमे की स्थिति में हैं और जो पश्चिमी एशिया के देश, सभी देश किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तनाव में सहभागी बने हुए हैं, केवल सदमे में ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो पहले से बहुत कमजोर है और अब यूएई ने अपना जो पैसा पाकिस्तान की बैंकों में जमा है या पाकिस्तान को ऋण दे रखा है उसको वापस देने के लिए दबाव बना रहे हैं और दुनिया के सभी देश किसी न किसी रूप में वित्तीय और आर्थिक सदमे में हैं। इसलिए वो भी चाहेंगे कि जिनको हमने पैसा दे रखा है, ऋण दे रखा है, उसकी रिकवरी करें, उसको वापस लें। हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की स्थिति बन जाए कि आवाम है वो सड़कों पे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने जन सामान्य के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं देके पेट्रोल, डीजल और जो दूसरी चीजों के पैसे बढ़ गए हैं उनको नियंत्रित करने में, मैनेज करने में सफल नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के पास फिलहाल मात्र 21 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, जो कि उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए जो जरूरी सामान आयात करना पड़ता है, जैसे कि दवाइयाँ, फूड आइटम्स, उनके लिए ही काफ़ी है या नाकाफ़ी है। ऐसी हालत में आज अगर सऊदी अरेबिया अपना 5 बिलियन डॉलर वापस मांग ले, चीन अपना 4 बिलियन डॉलर वापस मांग ले, तो पाकिस्तान तो कहीं का भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान की जो रिमिटेंस, पाकिस्तान के जो लोग काम कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ में, वो रिमिटेंस भी इस युद्ध के चलते लगातार घट रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चारा है कि वर्ल्ड बैंक में जाए, आईएमएफ में जाए, एशिया डेवलपमेंट बैंक में जाए और वहाँ पे अमेरिका के शरण में आकर अमेरिका के इशारे पर कुछ लोन शायद मिल जाए। लेकिन वह लोन जब भी पाकिस्तान को मिलता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है
सूद होता है, पाकिस्तान तो उस इंटरेस्ट को ही वापस करने में अपने को नाकामयाब महसूस करता रहा है। तो भविष्य में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या एडीबी का लोन कैसे वापस करेगा, इसकी कोई भी प्लानिंग या वर्क सॉल्यूशन अभी तक पाकिस्तान के आकाओं के पास नहीं है। तो आपने एक्सपर्ट की एनालिसिस सुन ली, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, ईरान से करीबी के चलते क्या यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज वापस मांगा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या पाकिस्तान की साख पर अब गल्फ देशों का भरोसा नहीं रहा? क्या वो भरोसा पाकिस्तान ने खो दिया है? सवाल नंबर 3, क्या अब चीन और सऊदी भी अपना पैसा वापस मांगेंगे पाकिस्तान से? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दोबारा बेल आउट करेंगे? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जिसके बारे में मैं पैनल से सवाल पूछूंगा, क्या पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है? जो हालात वहां पर हैं, और अगर यूएई का कर्ज लौटाना पड़ा तो क्या कुछ होगा? दर्शकों, पूरा कंटेंट लेकर आए हैं, पूरी डिटेलिंग आपके लिए लेकर आए हैं, और इस डिटेलिंग के जरिए आपको समझाने और बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिरकार पाकिस्तान की स्थिति, उनका हालते हाजरा किस तरह से होने जा रहा है, बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि यूएई ने पैसे वापस मांग लिए हैं, चीन पर भी लगातार दबाव बन रहा है पाकिस्तान से पैसे लेने के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब से भी बहुत सारा पैसा पाकिस्तान ने लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये तमाम जो संस्थाएं हैं। लेकिन यूएई ने पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा है, खबर क्या है? खबर समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। यूएई मित्र राष्ट्र पाकिस्तान का, सऊदी मित्र राष्ट्र पाकिस्तान का, आखिर ऐसा कैसे हो गया? जी हां, खबर नंबर 1, यूएई ने $2 अरब का कर्ज वापस मांगा है पाकिस्तान से। खबर नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पाक फिलहाल कर्ज लौटाने की हालत में नहीं है, उनका फॉरेन रिजर्व बहुत कम बचा हुआ है। $2 अरब मतलब 16,500 करोड़ रुपए होते हैं। खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, आखिरकार ईरान जंग के बीच फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस हाई हैं, महंगाई चरम पर है। ऐसे में इतना भारी भरकम कर्ज लौटाना पड़ जाए तो किसी भी मुल्क की हालत खराब हो जाएगी, पाकिस्तान की क्या ही बात करें। खबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे, फैसला पाक इकोनॉमी के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद अगर यह प्रेशर बनता है कि $2 अरब लौटाने हैं और इस महीने के आखिर तक, तो जरा सोचिए कि क्या हालत हो रही होगी। अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, फैसला पाक की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका, ये मैंने आपको बता दिया। अगला जो पॉइंट है, $2 अरब का मतलब करीब 16,500 करोड़ रुपए होते हैं। अब समझिए कि ये डिटेलिंग ये कितनी मुश्किल पैदा करेगा, आप ये समझिए। और अगली जो खबर आने जा रही है, खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अगली खबर, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में ये पैसा सेफ में डिपॉजिट रहता है, वो वहां पर खर्च नहीं होता, फॉरेन रिजर्व के तौर पर उसे दिखाने की जरूरत होती है। अगला अपडेट क्या है, खबर नंबर 7 क्या आपके लिए, यूएई कर्ज की अवधि को हर साल बढ़ा देता है, लेकिन इस बार क्या हुआ? खबर नंबर 8 आपको बताने जा रहे हैं। हर साल अवधि बढ़ तो जाती है, पाक को तुरंत पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको री अलोकेट किया जाता था, रीशेड्यूल किया जाता था, लेकिन अब वो हो नहीं पाया है। खबर नंबर 9 जो निकल कर आ रही है, यूएई ने आखिर पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा है। यूएई ने रकम महीने के आखिर तक वापस करने की बात कही है, यानी महीने के आखिर तक आपको ये पैसे लौटाने हैं। $2 अरब 16,500 करोड़ की बात है। यूएई ने अचानक क्यों इतनी सख्ती पाकिस्तान पर कर दी है, ये बताने और समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों अगले ग्राफिक के जरिए। कर्ज की मियाद बढ़ी क्यों नहीं है? क्या पाक से यूएई नाराज हो गया है कि अचानक कह रहा है कि भाई इस महीने के आखिर तक पैसा लौटाइए? ऐसा हो क्या गया? वजह क्या है? वजूहात क्या है? क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाने और बताने जा रहे हैं। क्या यूएई पाकिस्तान से नाराज है, और अगर नाराज है किस वजह से? ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर आ गया दर्शकों। ईरान ने पाक की कथित नजदीकी से अबू धाबी नाराज है। आपको पता है मीडिएशन की बात पाकिस्तान कर रहा है। वजह नंबर 1, ईरान से नजदीकी बढ़ी, इस वजह से यूएई नाराज हो जाए। वजह नंबर 2, पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर यूएई ने सवाल खड़े किए कि आप ईरान की तो बात करते हैं, आप ईरान को इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने यूएई में जो तबाही हुई, बर्बादी हुई, इसे लेकर कोई बातचीत की? वजह नंबर 3, ईरान जंग पर पाक के रवैये से यूएई बेहद नाराज है। नाराजगी की वजह इसीलिए शायद पैसा तुरंत लौटाने की बात कही गई है। वजूहात अगले। वजह नंबर 4, जो सिचुएशन वहां पर बनी है, ईरान हमले से यूएई को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दर्शकों, ये हमारा आप जानते हैं कि ईरान के हमले में सबसे अधिक नुकसान यूएई को उठाना पड़ा है। जी हां, अगला पॉइंट, वजह नंबर 5 आपको बताने जा रहे हैं। यूएई पर हुए हमले के बाद पाक ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई बात नहीं की, ईरान की आलोचना नहीं की, और गल्फ कंट्रीज पर जिस तरह से ईरान ने हमले किए उसे लेकर पाकिस्तान ने चुप्पी साधे।
और यही बात यूएई को खराब लगी है, नागवार गुजरी है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पड़ोसी की हालत कैसी है, यह जानना बहुत जरूरी है। और बिना उसको जाने ये डिटेल, ये सिचुएशन आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर कर्ज लौटाने में दिक्कत क्या है। जी हां, अपडेट नंबर 1 पड़ोसी के अपडेट बता देते हैं। सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान पाकिस्तान सरकार ने किया है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती कर दी गई, यानी पैसा बचाया जा रहा है, कटौती की जा रही है, खर्चा कम किया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, क्रूड महंगा है। अगला अपडेट, अपडेट नंबर 3, सरकारी डिपार्टमेंट की 60% गाड़ियों का इस्तेमाल 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, यानी 60% सरकारी जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, वो बंद कर दी गई हैं। अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, अपडेट नंबर 4, फेडरल कैबिनेट अगले 2 महीने के लिए सैलरी नहीं देगी, यानी फेडरल कैबिनेट के जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, दुनिया भर के लोग, उनको अब पैसा नहीं मिलने वाला है, यानी सैलरी 2-3 महीने तो नहीं आ रही है। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी, यह बात भी सरकार ने ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही है कि भाई पैसा बचाना है, ऑस्टेरिटी मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट नंबर 6, जो सरकारी अधिकारी 3 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी, उनकी 2 दिन की सैलरी कटेगी, और इसका मतलब है कि सरकार हर तरफ से कैची चला रही है। अपडेट नंबर 7, सरकारी डिपार्टमेंट के खर्च में 20% की कटौती की बात कही गई है, यानी शहबाज शरीफ ने अभी जो फिलहाल कंडीशन चल रही है, क्रूड ऑल टाइम हाई पर है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है, 450-500 पाकिस्तानी डॉलर प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल बिक रहा है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 50% स्टाफ घर से काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन सरकार ने दे दिया कि भाई लोग घर पे रहेंगे, दफ्तर कम खुलेंगे, फ्यूल कैपेसिटी कम खर्च होगी, बिजली कम खर्च होगी। अपडेट नंबर 9, वर्क प्लेस सप्ताह में 4 दिन ही खोलेंगे, यानी आपको सिर्फ हफ्ते में 4 दिन दफ्तर आकर काम करना अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी दिन आप घर से काम करेंगे। अपडेट नंबर 9 आपको बता दिया। अपडेट नंबर 10, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर खरीदने पर फिलहाल रोक रहेगी, यानी जो लविश चीजें हैं उनकी खरीदारी सरकार ने बंद कर दी है। अपडेट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, मंत्रियों, सलाहकारों, सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर भी रोक लग गई है, यानी विदेशी दौरे पर अब बैन होगा जब तक हालात सुधर नहीं जाते। अपडेट नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। ऑफिशियल डिनर, इफ्तार पार्टियां जो हो रही थी, उनके बाद ऑफिशियल जो डिनर्स हैं वो सब बंद, कुछ भी सरकारी खर्चे पर न खाया जाएगा, न किसी तरह का फंक्शन होगा। अपडेट नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस होटल के बजाय सरकारी जगहों पर होंगे, यानी अब जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है वो सब सरकारी जगहों पे होंगे, होटल्स में, बैंक्वेट्स में ये नहीं होंगे। जी हां, अपडेट नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, सेमिनार के बाद तेल संकट के चलते पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद कर दिए हैं, यानी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, तमाम जगहों से खर्चे में कटौती की जो भी गुंजाइश है उस पर सरकार काम कर रही है। अगला अपडेट, पाकिस्तानी मंत्रियों को 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी, यानी पाकिस्तान के जो मंत्री हैं 6 महीने तक अभी सैलरी उनकी नहीं आने वाली। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, अगला कंटेंट आपको फटाफट बताते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ने वाला है, उसके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। जी हां, अगला, पाक में मचे हाहाकार की वजह क्या है, आखिर क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वजह बताने जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में इतना ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। पहली वजह, फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, जैसा कि आपको बताया, हमारे एक्सपर्ट ने बोला कि फॉरेन करेंसी उनके पास बिल्कुल नहीं है, 2-4-5 दिन का रिजर्व है। वजह नंबर 2, डॉलर रिजर्व बेहद कम हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उनका जो फॉरेन करेंसी है उसका खजाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, डॉलर कम होते हैं तो तेल खरीदना महंगा हो जाता है, और वैसे भी क्रूड ने हाहाकार मचा रखा है, दुनिया भर की इकॉनमी को इंपैक्ट पड़ा है। वजह नंबर 4, कर्ज देने के बदले IMF ने सख्त शर्तें रखी हैं पाकिस्तान पे, जो ऑस्टेरिटी उनको बताई गई करने के लिए वो उनको करना ही पड़ेगा, कहां से खर्चे में कटौती है, कहां टैक्स बढ़ाना, ये सब चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। वजह नंबर 4 आपको बता दी। अगली वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, जो आपको बताएगी कि आखिर पाकिस्तान में हाहाकार मचा क्यों है। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म करने का आदेश सरकार ने दे दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई बिक रहे हैं, बहुत महंगे हो गए हैं। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, सरकारी खर्च कम करने की मजबूरी है, क्योंकि अगर खर्चा कम नहीं होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन कम नहीं करेंगे, खर्चा कम नहीं करेंगे, तो वहां पर और दिक्कतें बढ़ जाएगी। सरकार पर टैक्स बढ़ाने का दबाव है, क्योंकि सरकार को अपने खर्चे बचाने हैं, सरकारी पैसे को खर्च होने से रोकना है, तो टैक्सेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, इस्तेमाल का 80 से 85% जो तेल है वो विदेश से इंपोर्ट करती है सरकार, पाकिस्तान सरकार, इसलिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि बाकी मुल्कों में हो रहा है। वजह नंबर 9, ट्रांसपोर्ट और बिजली भी महंगी है पाकिस्तान में, इस वजह से भी वहां पर दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। वजह नंबर
9 आपकी स्क्रीन पर आना जा रहा है। ट्रांसपोर्ट और बिजली महंगी होने की वजह से सरकारी डिपार्टमेंट हो या भी और भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर भी काम ठप हो गया है क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से भी लोग परेशान हैं। क्रूड महंगा होने से, पेट्रोल डीजल महंगा होने से जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगा हो गया है। वजह नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जनता हल्कान परेशान है और सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। ठीक है, पाकिस्तान पर कितना कर्ज है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हाल बेहाल और बातें कमाल। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, कुल 280 से 290 अरब डॉलर की उधारी पाकिस्तान के ऊपर है। भारी भरकम कर्ज है, इसे उतारना बहुत मुश्किल। फैक्ट नंबर 2, घरेलू कर्ज करीब 54 ट्रिलियन पहुंच चुका है। जी हां, बहुत बहुत मुश्किल में पाकिस्तान की इकॉनमी। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान ने अपने बैंकों और संस्थानों से उधार लिया हुआ है और इस वजह से भी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फैक्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, विदेशी कर्ज लगभग 130 अरब डॉलर को पार कर चुका है। यानी कर्ज के मामले में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। फैक्ट नंबर 5, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चीन, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब, यूएई से उधार वाला जो मसला है वो भी बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। फैक्ट नंबर 6, कर्ज जीडीपी का लगभग 70% तक पहुंच गया है और यही सबसे बड़ी मुश्किल होने जा रही है पाकिस्तान के लिए। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान ने किससे लिया है, किसने सबसे अधिक कर्ज इनको दिया है, यह आपको समझना जरूरी है और इसके बिना आप पाकिस्तान का हालत हाजरा नहीं समझ पाएंगे। देखिए किन किन संस्थाओं ने पाकिस्तान को कर्ज दिया वो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। वो डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, उसके जरिए आपको समझाएंगे। पाक को उधार देने वाली संस्थाएं, नंबर 1 पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारी भरकम पैसा पाकिस्तान को उधार दे रखा है और इसीलिए सख्ती भी है। दूसरा, चीन ने भी बहुत भारी भरकम पैसा दे रखा है पाकिस्तान को और उसका भी दबाव है। बहुत मुमकिन है कि चीन भी अपना पैसा पाकिस्तान से शायद वापस मांगने की कोशिश करे यूएई के बाद। कर्ज, तीसरा संस्थान वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा ले रखा है पाकिस्तान ने और वहां से भी बहुत मुश्किलें हैं, वहां से भी बहुत दबाव है और वहां से भी बेल आउट की अब उम्मीद कम लग रही है। अगला, चौथे नंबर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसने भी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को पैसा दे रखा, उधार दे रखा और यहां पर भी हालत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा सऊदी अरब ने बहुत सारा कर्जा दे रखा है पाकिस्तान को, ये भी बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही बहुत सारे और भी मुल्क है जहां से पाकिस्तान ने भारी भरकम उधार और कर्ज ले रखा है और इसी वजह से पाकिस्तान की स्थिति और खराब रही। यूएई का जिक्र हमने शुरू में कर दिया। यूएई ने करीब 3.5 अरब डॉलर दे रखे हैं पाकिस्तान को। 2 अरब डॉलर की मियाद अब खत्म हो रही है, वो पैसा यूएई वापस मांग रहा है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। शहबाज ने कहां कहां क्या क्या गिरवी रख रखा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ग्वादर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल जगह है, ये भी गिरवी रख रखा है चाइना के हाथों। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ग्वादर पोर्ट के अलावा और क्या क्या है, सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो भी पाकिस्तान ने लीज पर दे दिया है, वहां भी उधारी चल रही है, वो भी प्रॉपर्टी अब पाकिस्तान का हक उस पर नहीं रहा। प्रॉपर्टी नंबर 3, रेकोडिक सोना तांबा जो खदान है वो भी अब ऑलमोस्ट गिरवी रखी गई स्थिति में है पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो। प्रॉपर्टी, अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। एयरपोर्ट भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सरकार ने, वहां पर भी लीजिंग चल रही है, वहां पे अलग अलग कंपनियों को प्रोजेक्ट दे रखा है, वो भी एक तरह से समझिए कि वो भी गिरवी एक रखा हुआ है मामला उनका। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, ज्यादातर में पाकिस्तान ने चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे मुल्कों का सहयोग ले रखा है, तो वो भी प्रॉपर्टी एक तरह से उनकी नहीं है, वो भी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स भी जो चल रहे हैं वो भी ज्यादातर पावर प्रोजेक्ट में चाइना का दखल है, चाइना का इन्वेस्टमेंट है और वो भी वहां पर भी दबाव बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर है। पाक कैसे करता है आतंकी फंडिंग, क्योंकि लगातार यह भी आरोप लगता रहा, इसी वजह से तो भरोसा गया है। तरीका नंबर 1, कोवर्ट फंडिंग, यानी छुपा हुआ पैसा जो होता है वो आतंकवादियों को भेजा जाता है उनके हथियार के लिए, उनके रसद के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए। जी हाँ। तरीका नंबर 2, पैसा कई चैनलों से आता है, वो अलग अलग चैनल हो सकते हैं, कहीं कैश, कहीं हवाला, कहीं सोने चांदी के जरिए, कहीं प्रेशियस स्टोन्स के जरिए। तरीका नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हवाला नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा आता है, वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में पहुंच रहा है। वो तमाम लोग जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, दुनिया में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वो इस तरह के हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तरीका नंबर 4, एनजीओ की आड़ में भी बहुत सारी फंडिंग आतंकवादियों को हो रही है और पाकिस्तान इसका सिरमौर बना हुआ है। तरीका नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। फ्रंट संगठन, यानी बहुत सारे संगठन जो एनजीओ की तरह काम करते हैं, अपने आप को सामाजिक संगठन बताते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े पैमाने पैसों की हेराफेरी करते हैं और आतंकवादी संगठनों को फंड करते हैं। तरीका नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्यों पाकिस्तान की साख लगातार गिर रही वो आपको मैं बता रहा हूं। नकद ट्रांसफर भी होता है,
के जरिए भी आतंकवादियों को फंडिंग होती है, क्योंकि कैश को ट्रैक करना पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए एहतियातन कैश का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तरीका नंबर 7, ड्रग्स बिक्री के जरिए, ड्रग्स बेचकर भी जो पैसा आता है उसके जरिए भी आतंकी फंडिंग होती है। और आप देखते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अक्सर ड्रोन के जरिए जो ड्रग्स पाकिस्तान भेजता है वो हमारे बॉर्डर पर मिलते हैं। तरीका नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, स्मगलिंग के जरिए। स्मगलिंग बहुत तरह की हो सकती है, ये केमिकल की स्मगलिंग हो सकती है, मेटल की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, समटाइम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो। ठीक है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर। हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कैसे हो रहा है और पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात खराब क्यों हुए हैं, क्या ईरान से नजदीकी सबसे बड़ा रीजन बना है, क्या पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिश कामयाब हो पाएगी, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए कर्नल दिनेश नैन साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। उस्मा जी आपको दिखाई दे रही है, उस्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके अलावा श्रुति दास गुप्ता जी भी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अली अदनान भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश जी, अभी जो स्थिति है, क्योंकि ईरान का प्रेशर अलग अलग मुल्कों पे पड़ रहा था, पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा था और एक तरह से सॉफ्ट जो रहा है नज़रिया पाकिस्तान का ईरान के प्रति, कहीं उसकी वजह से तो यूएई नाराज़ नहीं हुआ, कहीं उसके वजह से तो आप रीशेड्यूल करते थे उनका कर्ज, आप मियाद बढ़ा दिया करते थे, लेकिन नवाब ने कहा कि महीने के आखिर में हमको चाहिए और आपको देना पड़ेगा। और प्रेशर इतना ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन वहाँ पर हाई है, सरकार वहाँ कोशिशें कर रही है चीज़ों को स्थिर बनाने की। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ें बताई भी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हम ले रहे हैं, लेकिन फिर अचानक इतना पैसा देना, क्या ईरान से नज़दीकी, यूएई से नाराज़गी का मसला है? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, आप म्यूट पे। सॉरी, डेफिनेटली ये पॉइंट तो है जो आपने कहा, बहुत वैलिड पॉइंट है और अभी का करंट टॉपिक यही है। लेकिन यूएई और पाकिस्तान के बीच की दूरियां अब से नहीं, मेरे को लगता है कि पिछले करीब 6-7 महीने पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी, जब और अयानी खान सऊदी अरब भी के हमारे साथ साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब प्लीज कंटिन्यू सर। जब सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान ने एक मिलिट्री करार किया कि कोई आप पे अटैक करेगा या हम पे करेगा तो दोनों पे अटैक माना जाएगा, उसके तुरंत बाद अगर आपको याद हो तो यमन के अंदर कुछ तनातनी बनी, कुछ ऐसे लोग जो यूएई समर्थित थे और कुछ ऐसे लोग जो आपके सऊदी अरब के समर्थित थे। और सऊदी अरब ने जब भी पाकिस्तान से ये कहा कि आप हुतीज के खिलाफ एक्शन लें, पहले भी तो इन्होंने कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, स्मार्टली निकल जाते थे कन्नी काट के। लेकिन यूएई ने जब देखा कि जब हमारे दोनों के बीच में यमन के अंदर करार चल रहा है थोड़ा सा, और ये जाकर के सऊदी अरब की गोद में बैठ रहे हैं, तो वहां पे होने के बाद अगर आपको याद हो तो यूएई ने इनके सभी जितने भी एयरपोर्ट थे उसका करार किया हुआ था पाकिस्तान से जी, उनको हायर कर रहे थे और वो रद्द किया था, अगर आपको याद हो तो। अब रही बात अभी की, देखिए अभी ये ऐसे चुंगल में फंस चुका है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा पहले यहां से, इससे पहले कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करे, मैं पाकिस्तान की आवाम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को ये जरूर समझता हूं कि उनको टाइम आ गया है। अभी कब तक आप घरों में बैठ करके चुपचाप एक ऐसी दहशतगर्द और एक ऐसे चालबाज जो आपकी क्या बोलते हैं सरकारें हैं, आपकी सेना है, आपके जो जितने भी आपके वहां पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, कब तक आप ये सहते रहेंगे? क्योंकि इनकी सेहत पर तो कुछ असर नहीं हो रहा। और जो इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं ये लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ चूसने के लिए बैठी है खून। अभी देखिए कह रहे हैं गाड़ियां कम चलाएंगे, ये कम करेंगे, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इनकी लेविश लाइफ अगर आप देखो, इन 40-50 हजार परिवारों की जो हर जगह बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, चाहे सेना में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में हो, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हो, राजनेता बने घूम रहे हो, ये वही परिवार हैं, बाकी जनता नहीं। बाकी जनता बिल्कुल दबी हुई है। और आज देख रहे हैं आपकी क्या हालत है उनकी। 3 दिन बाद तेल खत्म हो जाएगा, आप वो और हालत देख लेना। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। ये इन लोगों ने चालाकी के साथ में, पहले तो जब अमेरिका ने इनको बिरयानी पे बुलाया आसिम मुनीर साहब को, तो उस टाइम पे इनको 2-3 टास्क दिए गए थे कि 1-2 पीस डील हमने की है, उस पर साइन कर दो और हमास के खिलाफ आप सेना भेजोगे। इन्होंने एग्री किया।
उसके बाद में तब से अमेरिका की प्लानिंग इनके साथ थी कि अब आप हमारे साथ में रहे, हम आपको $400 मिलियन दे रहे हैं F-16 को आपके के नाम पे कि उनको आप आगे जो है वापस से मॉडर्नाइज कर लें, रिपेयर्स कर लें, फलाना ढिमकाना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी आपने देखा जैसे ट्रंप ने कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को मौका दिया कि इतना पिटने के बाद में भी फील्ड मार्शल बन गए खुद को। लेकिन इस युद्ध के दौरान इन लोगों ने, ये लोग कैश टू सिचुएशन में आ गए। ये ईरान को भी विजिट कर रहे थे, ये सऊदी अरब के साथ करार भी कर बैठे थे। जी। तो अब सांप के मुंह में छुछंदर खाएगा तो मरेगा, ना खाएगा तो ना मरे। तो दोनों तरफ से फंसा हुआ। ऊपर से अमेरिका ने एक और टास्क दे दिया। अगर आपको याद हो तो तालिबान जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड लेके आया, यानी सेना उतारी, तो अफगान तालिबान वहां जाके लड़ेगा। क्यों? उन्होंने चाबहार के पोर्ट के माध्यम से रास्ता बना दिया था जरूरी चीजों का, वेलफेयर की चीजों का अफगानिस्तान के, और यहां तक ईरान ने इनको वहां गोडाउन वगैरह फ्री में दे रखे थे। तो एक एहसान मानते हैं ये अफगानिस्तानी। इन्होंने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया था बिल्कुल कि तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। तो वो एहसान उतारने की बात थी। तो अगर आपको याद हो, म्यूनिक के अंदर पिछले महीने जब एक सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी, आसिफ मुनीर को स्पेशल प्लेन से बुलाया गया। वहां पे भागा गया वर्दी में, उसको वहां चेक भी किया कि आपके पास है क्या अंदर जाने का पास। वो बड़ा वायरल हुआ था इंसिडेंट। अंदर जाके इनको बोला गया, हम ईरान के साथ ऊपर बम्बार्डमेंट करने वाले हैं, आप अफगानिस्तान को अपने साथ उलझा लो, तालिबान को। इन्होंने आप देखा ना ताव बहाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में दो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट पे क्या अटैक हुआ। एक मस्जिद के अंदर वो ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे अपने जो है सुन्नी कम्युनिटी से। वो बहाना बना के इन्होंने नंगरहार से लेके, खोस से लेके मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा, उनको भड़काया और उनको अपने साथ में दुरंत लाइन पे लगा दिया। दूसरा, साथ ही साथ इनको यह कहा गया था कि आप अपना जो ईरान से लगता हुआ बॉर्डर है उस पे 10 कोर की तोपें वगैरह लेके बिठा दो। हो सकता है कि हमें अंदर घुसने के लिए आप ये लॉन्च पैड बनाएंगे और हम इसमें से अंदर घुसेंगे। इन्होंने वो भी किया। लेकिन जब ये खेल कर रहे थे अमेरिका के सामने, जैसे बंदर को नचाते ना डमरू बजा के, और जब ये नाच रहे थे तो उसी दौरान में अमेरिका ने टास्क दे दिया कि ईरान के साथ में बातचीत करो। आपको मिस्र से भी, आपको तुर्की से भी लोग संपर्क कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इनको कैसे भी करके बुलाओ, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। ये हो गए उसमें फेल। आज तो बिल्कुल सरेआम बोल दिया पेजेश्कियान जी ने ईरान में से कि हम तो जाने वाले नहीं इस्लामाबाद। अब तुर्की को 2 जगह और देनी पड़ी उनको कि चलो इस्तांबुल में आ जाओ, वहां नहीं आते हो तो ओमान में आ जाओ या दोहा में आ जाओ, कहीं तो आ जाओ। वो खुश करने में लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब ये लगातार बम्बार्डमेंट हो रही है ईरान से, बताइए क्या मतलब है ईरान का अटैक करने का इन गल्फ की कंट्रीज के ऊपर। मारना है तो अमेरिकी बेसिस को मारो, मारना है तो अमेरिकी जहाजों को मारो। वहां पे इनके तेल के ठिकाने, पानी के ठिकाने, इमारतें, सिविलियंस उस पर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, ये दुम दबा के बैठ गया कि अब क्या करूं, ना इधर बोल सकता हूं ना उधर बोल सकता हूं। तो लाजिम सी बात है, यूएई ने बोला बहुत देख लिया तुम्हारा ड्रामा, और अब इसके बाद तो तुम नजदीक भी मत आना, और जो $2 बिलियन लेके बैठे हो तुरंत निकालो। ये है पूरा किस्सा। ठीक है कर्नल साहब, प्लीज स्टे विद मी। ऐनी भी मेरे साथ जुड़ी है। ऐनी खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐनी, आपके हिसाब से पाकिस्तान में क्या नैरेटिव है? यूएई ने, क्योंकि आपको पता है वो रीशेड्यूल अब तक कर्ज होता था, उसको रीरोल करते थे, मियाद बढ़ा दी जाती थी। 6% पे आपने यूएई से कर्ज ले रखा है। क्या ये एंगल सही है कि ईरान के साथ थोड़ा जो सॉफ्ट रवैया पाकिस्तान का रहा है उसकी वजह से ये पूरा मसला खड़ा हुआ है? यानी वहां पर क्या नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान में? अच्छा, मैं आपको पॉइंट दूंगी, बट मुझसे पहले जो नायन जी बात कर रहे थे, नायन जी ने ऐसी स्टोरी सुनाई ना, हम बचपन में होते थे तो रात को सोते वक्त ना हमारी दादियां ऐसी स्टोरी सुनाती थी जी। कि चांद पे एक बुढ़िया है, वो चरखा काट रही है, आपके लिए फूल ऊपर से भेजेगी। और हम बचपन में ना उन स्टोरीज को सच मान लेते थे। स्टोरी बड़ी मुझे उनकी अच्छी लगी और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो उन्होंने कंप्लीट बताई कि अमेरिका ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या किया। अगर थोड़ा सा हकाइक के ऊपर वो बात कर देते तो वो ज्यादा उसके लिए बेहतर होता। हकाइक बताइए। लेकिन आपने अभी, मुझे अच्छा लगा कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी स्टोरी। हकाइक बता रहे हैं आप, हमारे हकाइक आपको पसंद नहीं आए, आप हकाइक बताए, सुन रहे हैं। अभी यूएई की जो बात हो गई, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया कि अपनी डिग्निटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि यूएई की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई थी पाकिस्तान।
और अभी क्योंकि रीजन के अंदर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, तो यकीनन ईरान से रिलेटेड कोई पाकिस्तान से कोई फेवर कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसका पाकिस्तान ने इनकार किया और उसके बदले में उन्होंने अपना जो उन्होंने दिया हुआ था पैसा, और वो इंटरेस्ट पे था। वो पाकिस्तान को कोई मुफ्त में पैसा उन्होंने नहीं दिया हुआ था, वो पाकिस्तान उसका बाकायदा तौर पे 6% सूद पे करता था। उन्होंने अगर मांग लिया, उनकी चीज है। हाँ, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि रीजन के अंदर जंग चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उस कर्ज को पैसा निकालना। लेकिन क्योंकि वो किसी की चीज है तो पाकिस्तान को यकीनन देना पड़ेगा। अभी ईरान के स्टांस के ऊपर पाकिस्तान उस स्टांस पे खड़ा हुआ है कि हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ हैं, क्योंकि अगर बात की जाए बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ईरान इस वक्त मुसलमानों की तर्जमानी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता ईरान का, तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ खुल्लम खुल्ला, आप बीच में गल्फ कंट्रीज को हटा देना। गल्फ कंट्रीज तो अमेरिका के इत्तेहादी है, अगर वो इतने अच्छे होते तो अपनी बेसिस खत्म कर देते अपने मुल्क के अंदर। अमेरिका इतनी दूर से आके गल्फ कंट्रीज के अंदर बेसिस बना के वो क्यों बैठा हुआ है? सिर्फ ईरान और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। तो पाकिस्तान अगर ईरान का साथ नहीं देता इस मुश्किल वक्त में, एक तो पाकिस्तान को फिर इंटरनली बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब खamenei साहब को शहीद किया गया तो अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल आई और कुछ इंसिडेंट भी हुए जिसमें 30-40 अफराद जो है वो उनकी डेथ भी हुई। अमेरिकन एम्बेसी से उन पर ओपन फायर किया गया। तो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता ईरान के अगेंस्ट जाना, और पाकिस्तान को जाना भी नहीं चाहिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस वक्त वो हक पे खड़ा हुआ है। इंडिया का पॉइंट सर ने बहुत अच्छी बातें की, आपने बताया पाकिस्तान साथ खुल के भी नहीं दे सकता, फुट सोल्जर में भी नहीं दे सकता। 2 पॉइंट हैं, एक तो आपने बलूचिस्तान की बात की, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये एक अपने सोर्स से न्यूज दे रही हूँ, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है, कि जो बलूचिस्तान के अंदर BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यूएई से फंडिंग हो रही है, कुछ शवाहिद सामने आए हैं और पाकिस्तान ने खुल के बरमला इजहार किया है यूएई से कि आपकी तरफ से फंडिंग आ रही। ये भी एक रीजन हो सकता है नाराजगी का, लेकिन ये मेरे पर्सनल सोर्स की न्यूज है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं है। जब उनकी आएगी तो फिर बोला बस। लेकिन यानी ये बहुत बहुत आश्चर्य वाली चीज है। ये अगर ये खबर ऐसी है, यानी खान अगर ये खबर है तो ये बहुत हैरान करने वाली खबर है कि यूएई फंड कर रहा है लिबरेशन आर्मी BLS के जवानों को। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आप और यूएई एक अच्छे मित्र राष्ट्र हैं, दोस्ती अच्छी है, लेन देन होता है और बहुत सारे बायलैटरल अग्रीमेंट आपके यूएई के साथ हैं। उसके बाद यूएई क्या पीठ में छुरा घोंप रहा है? ये तो मतलब यूएई के लिए तो कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसा। मैं तो मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आयनी खान, यूएई पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं? यूएई, दुबई, जी जितने मुमालिक हैं, अपने इसराइल आपका पड़ोसी मुस्लिम मुमालिक मुल्क है, आपने अमेरिका को, उनके दुश्मन को यहाँ पे लाके बिठाया हुआ है। क्या आपके मुफादात है अमेरिका के साथ? चले पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, हम तो अमेरिका से पैसा लेते हैं, सऊदिया को, इनको किस, कतर को, कुवैत को, इनको किस चीजों की जरूरत है कि इन्होंने अमेरिका के बेसिस अपने घर के अंदर बनाए और वहां से ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है, मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो उनके क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर कि अमेरिका को उन्होंने घर में बिठाया हो? चले हम तो गरीब है ना, हम तो पैसे लेने के लिए करते हैं, अमेरिका की बात मानते हैं। ठीक है, ऑल राइट। यानी जवाब दे दूं? नहीं कर्नल साहब, मैं आ रहा हूँ। कर्नल साहब, आई कम टू यू, प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स मोर। इससे पहले कि मैं श्रुति मैम के पास जाऊँ, रिजी साहब मैं आपके पास आ। श्रुति मैम, मैं आपके पास इसलिए आखिर में आ रहा हूँ ताकि आप सबको कम्युलेट करके जवाब दे पाएँ। रिजी साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या ईरान के प्रति पाकिस्तान की करीबियाँ और एक सॉफ्ट जो था मामला, उसकी वजह से यूएई नाराज़ हुआ है? तब तो पूरा गल्फ ही नाराज़ होगा, क्योंकि ईरान ने सबको धोया है, सबके एनर्जी सेक्टर्स पर हमला किया है, तमाम जो उनकी रिफाइनरीज है वहाँ पर हमले हुए, वहाँ पर इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट पर हमला हुआ है, ये कहकर कि हम अमेरिकी फौजी अड्डों या अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन नुकसान उन मुख्तलिफ देशों का हुआ है। तब तो पूरा का पूरा ईरान, अभी जो गल्फ में जो मामला चल रहा है, हर कोई ईरान से नाराज़ है। तो अब तो यूएई है, सऊदी अरब है, बाकी देश भी पाकिस्तान से फिर ताल्लुकात बिगाड़ लेंगे अगर ऐसा है तो? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्ट को, और आपको सलाम अर्ज है। मैं 2 बात कहना चाहूंगा। उस 2 बात के लिए छोटा सा मुकदमा, वो यही है कि इस वक्त जो भी वेस्ट एशिया में चल रहा है, ये तमाम तर जो सामने आपको बातें नजर आ रही हैं फिलहाल जो यूएई और पाकिस्तान के दरमियान, वो उसी का एक नतीजा है। यानी इसका हमें बहुत साफ अंदेशा है कि जो वेस्ट एशिया में खासकर ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसका हमें एक असर है। जो वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली की हम बात कर रहे थे, अब इस दुनिया में इस जंग के तुफैल में एक ऑर्डर नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद से सबको इस बात की समझ पैदा हो जाएगी
कि हम किस पर डिपेंड रहें और किस पर डिपेंड ना रहें। जो दो बात मुझे अर्ज करनी है, पहली तो ये कि ईरान की जंग जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है, इसको इसी तक महदूद रखा जाए और ये समझा जाए कि ईरान ने बहुत ही दावे के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ जहां जहां भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटरेस्ट हमला किया है या अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है, कभी भी। और पहली बात तो ये कि ईरान ने रिटेलिएट किया है, जब भी हमला किया है, जब ईरान की रिफाइनरी पर हमला हुआ तो ईरान ने उसका जवाब दिया, जब ईरान की गैस फील्ड पे हमला हुआ तो ईरान ने जवाब दिया। और कहाँ दिया? इन इलाकों के उन गैस रिफाइनरी पर, उन जगहों पर हमला किया जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकियों के साथ मिलकर उनको चलाया जा रहा था ताकि अमेरिकी नुकसान हो। तो ये तो एक असर है। दूसरी बात ये जो कर्ज मांगा जा रहा है, ये IMF के तहत पाकिस्तान को तकरीबन 12.5 अरब डॉलर का कर्ज जो है वो दुबई ने और आपके सऊदी ने और चाइना ने मिलकर दिया, जिसमें 3.5 अरब डॉलर का दुबई का कर्ज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इसकी मांग कर रहे हैं। तो इसमें ये समझ में आता है कि दुबई का कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इस नुकसान की एक भरपाई है कि हम कहां से अपनी नुकसान की भरपाई करें। चलो, पाकिस्तान अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, पाकिस्तान इस वक्त जो है ईरान के साथ है, तो हम चलो इसी से अपना कर्ज मांगे, जबकि अभी वक्त जो है बाकी था, अभी जो बढ़ाया गया था मियां 2027 तक का, उसका मामला है। दूसरी और आखिरी बात जो अभी तक कही गई है पाकिस्तान की तरफ से, ये यहाँ पर नेशनल डिग्निटी की बात है। यानी ये अभी पाकिस्तान के ओहदेदारान ने ये बात कही कि हम जो है अपनी नेशनल डिग्निटी के मुकाबले में आकर ये पैसा वापस करेंगे। मेरा सवाल ये है, ये बात समझ में आती है जब भी आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपकी डिग्निटी जो है वो ताक पे रख दी जाती है। शहबाज शरीफ ने एक मर्तबा अभी चंद दिन पहले अपने लोगों से खिताब करते हुए कहा था कि मैं किस तरह बयान करूं कि हमने दोस्त ममालिक से कर्जे कैसे मांगे। दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया, लेकिन जो कर्ज मांगने जाता है उसका सर झुकता है। जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो आप अपनी खुददारी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत अदा करते हैं। आपको समझौता करना पड़ता है, कभी कभार कोई नाजायज मुतालबा भी सामने आ जाता है और उसे पूरा करना पड़ता है। वो क्या मुतालबे हैं, वो कौन सी बातें हैं? तो इसीलिए मुझे रहबर शहीद जो दूसरे सुप्रीम लीडर जिनको शहीद कर दिया, उनका जुमला याद आता है। उन्होंने कहा था, मेरे पास मेरे मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदारान कई सालों में आए ये कहने के लिए कि हम इंटरनेशनल बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं। मैंने सबको रोका, हमेशा रोका। क्यों? क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे इंटरनेशनल बैंक से या अपने पड़ोसी ममालिक से, तो आप उनके मोहताज हो जाएंगे और मुसीबत के वक्त फिर आप जो है उसको झेलेंगे। तो इस वक्त जो है ये एक डिग्निटी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और जो हो रहा है वो जो है कहीं ना कहीं इस वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके तुफैल में हो रहा है, और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अभी मुमकिन है कि जो सऊदी का 5 अरब डॉलर का कर्ज भी है कि पाकिस्तान के ऊपर, कहीं वो भी खड़ा ना हो जाए और मुतालबा कर ले। ये जी, श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब पाकिस्तान की हालत देखिए मैम कि यूएई अपना कर्जा वापस मांग रहा है। बहुत मुमकिन है कि सऊदी अरब को भी ये चीज़ नागवार लगे, जिस तरह से ईरान को लेकर नहीं बता भी रही है कि हम ईरान का विरोध नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग उनके देश में भी हैं जो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब जियोपॉलिटिकली आप मैम थोड़ा समझाइए कि कितना मुश्किल होने जा रहा है पाकिस्तान का ईरान के साथ नज़दीकी वाला मसला। पाकिस्तान का ईरान तो छोड़िए, पाकिस्तान का तो उसके खुद की इकोनॉमी के साथ नजदीकी अब जो है ना खत्म होने वाली है। क्योंकि अगर सिर्फ अप्रैल का महीना देखेंगे तो वो आप सिर्फ यूएई के कर्जे की बात कर रहे हैं। उनको 8 अप्रैल को 1 बिलियन का उन्होंने यूरो बॉन्ड अदा करना है। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक कर्जेदार होता तो आप मान लेते कि हमने खुददारी के चलते जो है अपना जो है कर्ज अदा करने का रख लिया कि भाई हम कर्ज अदा करेंगे और हम इनकी उन पे शर्तों पे नहीं नाचेंगे। वहाँ यूरो बॉन्ड भी खड़ा है। अभी कुछ दिन पहले चाइना की न्यूज आई थी, चाइना ने बोला था पैसे उनके जरा हल्के करिए, जो आपने चाइनीज जो वहाँ पे सीपेक के थ्रू जो चाइनीज पावर कंपनीज हैं उनके आपने जो अदा नहीं करे हुए हैं कुछ $1 मिलियन, $300 मिलियन, $350 मिलियन का, उन्होंने भी बोला। और उन्होंने भी 30 अप्रैल की उन्होंने जो है डेडलाइन दे रखी है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है सोचना जब आपके जो मुल्क के पीएम होते हैं या बाकी आपके जो एडवाइजर्स होते हैं वो आपको खड़े होकर कहते हैं कि हमने अपनी इज्जत
इज्जत जो है प्यारी समझी, हमने कोई गैर कानूनी कोई जो है वो नहीं उठाया है, कदम नहीं उठाया। हमने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हुए हमने बोला हम अदा कर देंगे इस कर्ज को, पर वो ये बोलना भूल गए कि आपको 2 जगह और $2 बिलियन टोटल मिला के वापस करने होंगे, और इसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अपने आप ही कोलैप्स पे आ जाएगी, क्योंकि आईएमएफ का जो उनका बेस है रिजर्व्स का, वो जो 14 बिलियन उनको रखने हैं वो नहीं होंगे। उनके टोटल रिजर्व जो है वो 16 बिलियन है। यूएई को पैसे देने के बाद इनका आईएमएफ का ट्रांच आने बंद हो जाएंगे जब तक वो दोबारा नहीं आए। अगर सऊदी ने पुल आउट कर लिया अपना पैसा तो पाकिस्तान को वो नेशन इन डिफॉल्ट हो जाएगा, बैंक्रप्सी पे आ जाएगा वो नेशन। तो आप जो है इनका प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान का कि वो हर बार जो है अपने आप को ये एक मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान जो है हर बार अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, रीजनल इंस्टेबिलिटी के डायनामिक्स में अपने आप को कास्ट करके दूसरे नेशन से, आईएमएफ से लोन लेता रहता है जिससे वो जीवित रहे, नहीं तो वो न्यूक्लियर थ्रेट, रीजनल इंस्टेबिलिटी की थ्रेट कि मेरे को फिर इस पे जंग करना पड़ेगा, उससे जंग करना पड़ेगा, मेरा ऐसा हाल वैसा हाल, ये करके वो लोन्स लेता रह रहा है। 24th उन्होंने लिया हुआ है लोन अपना, इससे जाके हैंड आउट लिया हुआ है आईएमएफ वगैरह से। तो ये हैंडआउट्स पे जीने वाला देश है, इनकी आप आगे क्या बात करें। अब ईरान के साथ इनकी दोस्ती सिर्फ मुंह की है, जितना आप और हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप उनकी वहां पे यूएसए के ऊपर आप देखेंगे कि उन्होंने बोला है कि हमारे उनके जो पोर्ट्स हैं यूएसए आराम से यूज करता है, उनके जो एयरपोर्ट्स हैं जो हैं वो वहाँ पे आपके सिंध नेशन से जो यूएई ईरान की तरफ जा रहे हैं, फ्लाइट्स आधी से ज्यादा वहां से उड़ रही हैं, क्योंकि ईरान जो है इस तरफ सिर्फ गल्फ नेशंस को ही अटैक कर रहा है, इस तरफ उसने पाकिस्तान की तरफ नहीं रखी है। आप समझ लीजिए कि अगर आपका देश यूएसए को इतनी शय दे रहा है और फिर मीठी बातें बोलने की कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान को हम अपने सर के ऊपर एक अपने भाई की तरह मानते, तो भाई तो इनका अफगानिस्तान भी था जिसके ऊपर इन्होंने जाके अटैक कर दिया था। तो इस तरह की इनकी भाईबंदी पे आप मत जाइए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि गल्फ जो है बहुत भारी नुकसान में है और बहुत सारे गल्फ नेशंस अपने जो है लोन्स वापस लेंगे, चाहे वो सिर्फ पाकिस्तान हो या बाकी दुनिया के बाकी मुल्क भी हों। वेल सेड मैम, प्लीज स्टे विथ मी, पॉइंट टेकन। कर्नल साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड कर्नल साहब। नहीं, मैं इंडिया को थोड़ी सी और दादी की कहानी और बताना चाह रहा था। देखिए, इनके एक साद रिजवी हैं लब्बैक पार्टी के। दादी की कहानी में बताया था कि उनके जो पिताजी थे खादिम रिजवी, एक वीडियो मेरे पास है, मैं इनको मुहतरमा को भेज दूंगा, उन्होंने खुलेआम कहा था, अरे पाकिस्तान ने जिससे पैसा ले रखा है तो हमने थोड़ी कहा था दो, मांगा ही था, दे दिया, और अगर आएंगे तो बोल दो, नहीं देते। ये डिग्निटी की बात मेरी दादी ने समझाई थी मुझे पाकिस्तान के बारे में। अब दूसरी बार, ये डिग्निटी की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ईरान ने आज सुबह इस्लामाबाद आने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि वो जानता है कि जब पिछले साल 9 जून को 12 दिन का युद्ध शुरू हुआ था और B-2B बॉम्बर्स जो अमेरिका के गए थे जी, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में से गए थे। इनका शमसी बेस बलूचिस्तान का, वो आज भी इनके जो AQ-9 रीपर है, रिकॉग्निशन ड्रोन जो घुस रहे हैं ईरान में, वहां से जा रहे हैं। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके नूर खान बेस को अटैक किया था, तो हमने सोचा था कि इनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर को मारा है, मालूम चला कि अमेरिका बैठा हुआ है। तो अमेरिका ने झट बोला, खत्म करो भाई, बंद करो, हमारे पे मार दिया। और रही बात अब और डिग्निटी की, देखिए इनके पास में आज की तारीख में, जैसे श्रुति ने बताया, मुश्किल से $16 बिलियन वो भी इकट्ठे किए हुए हैं, अपने नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार आईएमएफ ने बोला कि हमसे अगर लोन चाहिए तो आपके अंदर आपके फॉरेन रिजर्व कम से कम 14 बिलियन दिखाओ, तो 3 बिलियन 4 बिलियन जाकर के सऊदी से पकड़े, कुछ यूएई से पकड़े, चीन ने भी दिए, इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये दूसरों के पैसों के ऊपर ये डिग्निटी कहां से आ गई।
ठीक है ये गैरतमंद कहाँ से कर्नल आ साहब, गई? ज्यादा वक्त नहीं है, मैं चाहता शर्म हूँ आने के बजाय सबको मौका दे दूं क्लोजिंग में बोलने का। कर्नल साहब बिल्कुल वक्त ज्यादा नहीं है। ऐनी खान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कर्नल साहब का अगर आप जवाब देना चाहें, आपके पास 2 मिनट है। कर्नल साहब मिलिट्री से हैं। कर्नल साहब आपने हमारे कोरे ही बदल दी। 10 कोर रावलपिंडी किया है, बलूचिस्तान की कोर का नाम 12 कोर है। आपने 12 कोर है, एरिया चलो कोई नहीं, मेरे बोल दिया होगा यार, क्या प्रॉब्लम है? नहीं निकल गया मुझसे, 12 कोर है। कर्नल साहब ये ज्यादती है, आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन ठीक है, चले, अभी चलिए। आपने बात की कि पाकिस्तान किधर से लेगा, ये तो बात की बात है। अभी तो पाकिस्तान ने कह दिया कि वो वापस करेगा। अब कैसे मैनेज करता है, ये तो हुकूमतों का काम है, ये तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का काम है। ईरान के अंदर आप सेना भेजोगे और अमेरिका से लोगे। ईरान के अंदर सेना भेजोगे बलूचिस्तान से, अमेरिकन फोर्सेस यहां से जाएंगी और आप उनसे पैसा पकड़ोगे। लिख लो आप, नोट कर लो अभी। कर्नल साहब सुन लेते हैं, कर्नल किसी साहब। किस्म का भी अटैक करने की कोशिश की। ईरान हमारे भाई हैं और जी। उनकी तकलीफ है हमें कि ईरान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। अगर खामनाई साहब ईरानियों के हीरो हैं तो उससे ज्यादा वो पाकिस्तान के हीरो हैं। मेरे घर के अंदर भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो हमारे वो हीरो हैं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जिस तरह बाकी मुल्कों के है कि हम खुल के ईरान का साथ इस वक्त नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़ी है और किसी किस्म का पाकिस्तान की सरजमीन कभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। चलिए ठीक है, मान लेते ये हैं। मैं आपको रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, यानी पॉइंट टेकन। रिजवी साहब। जी जी, मैं बस यहाँ पर इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को अवाम से अलग रखा जाए और अवाम वहाँ की बिल्कुल ईरान के हक में है और अवाम की ही वजह से फिलहाल जो है पाकिस्तानी हुकूमत इस तरह से खुल के अमेरिका का साथ नहीं दे पा रही। लेकिन हम में से हर एक को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान की आर्मी का रिश्ता अमेरिका से क्या है, वहाँ का चीफ कौन चुनता है, किस तरह से वहाँ की हुकूमतें चलती हैं। बस मेरा जो समझ है, मेरी जो इशारा वो ये करना चाहूंगा कि इस वक्त जो है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि कर्ज लेना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखना है, दांव पे लगाना है। अब सब समझने लगेंगे कि हमें उधार नहीं लेना चाहिए। हम खुद अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो रिसोर्सेस हैं उसको आकर आगे बढ़ाएं और बेगानों के ऊपर भरोसा करना बंद करें। ठीक है, श्रुति मैम आपके पास आ रहा हूँ। क्लोजिंग कमेंट मैम, 2 मिनट। बस इतना ही कि पाकिस्तान को जो है उन्होंने आउटसोर्सिंग, अपना एक्सपोर्ट जो है वो टेररिज्म का रखा। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में अच्छा बोला, उनका जो एक्चुअल धंधा है वो आर्म्स और ड्रग्स लॉबी का ज्यादा होता है, जो गोल्डन क्रेसेंट के अंदर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर फंक्शन करता है और वो उनकी जो है नॉन फॉर्मल इकोनॉमी में जाना जाता है और उसी के पैसे से ये बाकी जगह पे अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको पैसा देकर आगे बढ़ावा देते रह रहे साउथ एशिया के अंदर। अब इसी के चलते अगर देखा जाए तो ईरान के साथ अगर वो मिले हुए हैं तो कुछ ही दिन पहले जैसे कर्नल साहब ने बोला, एक और कोई थे पाकिस्तान के, उन्होंने बोला था कि अगर यूएई हमसे कर्जा मांगेगा तो सऊदी लौटा देगा, हम तो ना लौटाएंगे। तो मुझे लगता है ये दोबारा सऊदी की तरफ मुंह करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त सऊदी का भी उतना अच्छा हाल नहीं है। पूरा गल्फ नेशन जो है काफी झटका खाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है और इकोनॉमी उनकी भी हिली हुई है। तो इनको इस तरफ अमेरिका का ही मुंह करना पड़ेगा क्योंकि चाइना तो और पैसे नहीं देने वाला। आई गिव यू 20 सेकंड्स। आई नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं। मैं बस लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगी कि हम बड़ा बुरा मान रहे हैं कि पाकिस्तान कर्ज लेता है। पाकिस्तान भीख नहीं मांग रहा, पाकिस्तान कर्ज लेता है, उसका हम बाकायदा तौर पे सूद देते हैं। जो तारीखें होती है उस तारीख पे उसकी किस्तें वापस की जाती है। तो ये बिजनेस है, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, कोई लेके हम भाग नहीं रहे। ईरान के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो? हम ईरान के साथ है, सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सेना से पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, यानी बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से जुड़ने। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त निकाला। श्रुति मैम थैंक यू सो मच। रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको इस वक्त के हेडलाइंस दिखा देते हैं। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक